हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है शिवेक पांडे और आप देख रहे हैं जिज्ञासा एजुकेयर। आप सबको पता है कि यूनियन बजट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने आज संसद में यूनियन बजट पेश किया है। जिसमें टैक्स हमेशा से ही सबके लिए एक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होता था और होता है। फाइनेंस बजट में प्रमुखतया से जिस पर सबकी नज़र रहती है वो होता है टैक्स। मिडिल क्लास के लिए ये एक बहुत बड़ी होप का सब्जेक्ट होता है कि यूनियन बजट में उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं। बहुत विस्तार में तो इस सेशन में हम टैक्स के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, कुछ की हाइलाइट्स देखेंगे जो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। वैसे तो अगर डीप सेंस में देखा जाए तो सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है सैलरीड के लिए, फिर भी हम एक प्राइमा फेसी ओपिनियन लेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम में जिसमें बताया जा रहा है कि 7 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट है या फिर उस पर टैक्स लगना है, या वास्तव उसमें कुछ ऐसा है भी है या सिर्फ एक हवा हवाई। तो आइए हम अपनी स्लाइड्स के थ्रू इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कितना बेनिफिशियल है एक मिडिल क्लास के लिए या सैलरीड एम्प्लॉय के लिए ये बजट। तो जैसा कि आज बजट पेश किया गया और उसमें न्यू टैक्स रिजीम पे बहुत फोकस किया गया, तो पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जो बजट पेश हुआ है ये किस फाइनेंशियल ईयर या किस प्रीवियस ईयर के लिए एप्लीकेबल है। फाइनेंशियल ईयर वो होता है जो किसी भी साल के 1 अप्रैल से शुरू होकर उसके अगले साल की 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है, तो अभी जो फाइनेंस एक्ट 2023 आया है वो जो एप्लीकेबल होगा, यानी जो इनकम आप 1 अप्रैल 2023 से कमाना शुरू करेंगे और 31 मार्च 2024 तक कमाएंगे, उस पर ये टैक्स एप्लीकेबल, ये बजट एप्लीकेबल है ना। तो इट मीन्स इनकम जो आप 1/4/23 से कमाएंगे और 31 मार्च 24 तक कमाएंगे, उस पर ये बजट एप्लीकेबल होगा। यानी जो आपका ईयर 31 मार्च 22 को खत्म हो रहा है उससे इसका कोई सरोकार नहीं ना, उस पर वही टैक्स रेट्स लगेंगे जो पिछले साल बजट पेश होने पे लगे थे। नेक्स्ट क्या है, तो न्यू टैक्स रिजीम की बहुत चर्चा हो रही है कि उसमें टैक्स घटा दिया गया है, बहुत बेनिफिट होगा। तो ये पिछले साल लास्ट ईयर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही टैक्स में एक न्यू रिजीम इंट्रोड्यूस करी थी सेक्शन 115 BAC के अंदर, है ना, जिसमें उन्होंने लास्ट टाइम 7 स्लैब बताई थी, 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15 और 15 एबव, है ना, जिसमें उन्होंने 5, 10, 15, 20, 25 और 30% के अलग अलग टैक्स स्लैब बताए थे। इसी चीज़ को उन्हें रिवाइज करते हुए अब इन स्लैब्स को 7 की जगह 5 कर दिया है और उसमें टैक्स रेट में भी थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग की गई। जैसे पहले 2.5 लाख का गैप था, तो अब इनने 3 लाख रुपए तक को, यानी कि बेसिक एग्जेम्पशन को 3 लाख तक बढ़ा दिया। तो इसका ये भी मतलब हुआ कि जो लोग न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स भरना चाहते हैं, अगर उनकी इनकम 3 लाख रुपए तक नहीं है तो उन्हें टैक्स रिटर्न भरने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न उनको भरना होता है जो कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करे या फिर जिसकी इनकम 2.5 लाख या उससे ज़्यादा हो, है ना। अब क्योंकि यहाँ पे 3 लाख रुपए का उन्होंने एग्जेम्पशन दे दिया है, तो जिनकी इनकम 3 लाख रुपए तक नहीं है उनको टैक्स का रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है ना। क्या क्या बदलाव हुआ है, जैसे 3 से 6 3 लाख के स्लैब बन गए हैं। 3 से 6 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20% और 15 लाख के अब 30%। इसमें एक बहुत चीज़ को एम्फसाइज किया गया है कि अब 7 लाख रुपए तक टैक्स भरने की जरूरत नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टैक्स तो आपको तब भी भरना होता था जब 5 लाख रुपए होता था और अब भी भरना है जब 7 लाख रुपए। हाँ, क्योंकि 87A के अंदर रिबेट मिल जाती थी, तो टैक्स अगर उसी एक्सटेंट तक होता है, जैसे कि 5 लाख 2.5 तक एग्जेम्प्ट है, 2.5 से 5 में आपको 12,500 रुपए टैक्स लगते थे, जिसकी रिबेट मिल जाती थी 87A में। पर इन केस आपकी इनकम 5 लाख में 2 लाख रुपए ऐसा है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जिस पे 20% का टैक्स लग रहा है। तो उस केस में सपोज करिए कि 2 लाख रुपए पे 20% यानी कि 40,000 रुपए, है ना। और उसके अलावा जो 2.5 से 5 तक तो एग्जाम था, है ना, अपन 5 तक ले रहे हैं, तो 5 लाख आपकी इनकम है, जिसमें 2 लाख कैपिटल गेन, तो 3 लाख रुपए आपके बाकी इनकम हुई। तो उसमें 2.5 एग्जाम कर दीजिए, 50,000 बचा, उस पर भी आपको 5% टैक्स लगता था। तो उस 50,000 पे 5% आपका हुआ 2500 रुपये। तो उस 2500 रुपये और 40,000 जो इधर का मिला के 42,500 अगर टैक्स हो रहा है, तो उस केस में आपको सिर्फ 12,500 रुपये ही डिडक्ट होते थे, बाकी टैक्स आपको पे करना होता। और इन केस आपका इनकम 5 लाख रुपए से 1 रुपये भी ऊपर हो गई, तो आपको ये 12,500 भी चुकाने पड़ते थे और एक्सेस इनकम पे 20% से टैक्स या फिर जो भी स्लैब पड़ती थी न्यू रिजीम में वो आपको देना पड़ता था। तो कुल मिला के एग्जेम्प्ट तो नहीं था, हाँ एक रिबेट थी, जिससे मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, क्योंकि हर बार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या स्पेशल रेट की टैक्स नहीं होते थे, तो उसका इफेक्ट नील हो जाता था। सेम इसी तरह भी किया गया है, जिसको 5 से बढ़ाकर 7.5 कर दिया गया है। तो यानी अगर अपन न्यू स्कीम से टैक्स कैलकुलेट करें तो उस हिसाब से 3 से 6 लाख पे
3 लाख पे 5% यानी 15,000 रुपए, और फिर 1 लाख रुपए यानी 7 ना, तो 1 लाख रुपए और ले लीजिए तो उस पे 10,000 रुपए, यानी कि 25,000 रुपए की रिबेट कर दी है, और सिर्फ उनके लिए जो न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि न्यू टैक्स रिजीम अब बाय डिफॉल्ट हो जाएगी, यानी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हो जाएगी, और जिनको इस टैक्स रिजीम में टैक्स नहीं भरना है उनको चूज करना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रिजीम। तो फिर एक बात आती है कि क्या अब ये मैंडेटरी है? जी नहीं, मैंडेटरी नहीं है। आप ओल्ड टैक्स रिजीम को चुन सकते हैं, जब तक चाहें तब तक चुन सकते हैं, जिस स्टेज पे चाहें चुन के, हो सकता है टीडीएस न्यू रिजीम में कटवाएं और रिटर्न ओल्ड रिजीम में भर दें, या फिर टीडीएस ओल्ड रिजीम में कटवाएं और रिटर्न न्यू रिजीम में भर दें, जो भी आपको बेनिफिशियल लगे आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपकी इनकम में बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं है। अगर वो है और आपने न्यू रिजीम लिया और अगले साल अगर आप इसे छोड़ रहे हैं तो फिर आप तब तक नहीं ले पाएंगे न्यू रिजीम को जब तक कि आपकी इनकम में बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है। ये चीज़ ध्यान देने लायक है, क्योंकि ये जब इंट्रोड्यूस हुई थी ये स्कीम तब भी बताया गया था, और वो जो चीज़ें अलग से स्पेसिफाई नहीं की गई हैं वो कंटिन्यू करें। ठीक है, तो ये है 7 लाख रुपए का सच, यानी कि ओल्ड स्कीम में आपको कोई सा भी 7 लाख तक का एक्सटेंशन नहीं दिया गया है, ये सिर्फ न्यू रिजीम में है। हाँ, बेसिक एग्जाम्पशन में 50,000 रुपये एक्स्ट्रा कर दिए गए हैं, पर यहाँ ये ध्यान देने योग्य रहेगा कि चाहे सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, नॉर्मल हो, कोई भी रेसिडेंट हो, उसको एक ही स्लैब है 3 लाख रुपए। यहाँ पे कोई 2.5, 3 या 5 जैसा कोई भी प्रोविजन नहीं है ना। अब आते हैं अपन ओल्ड स्कीम में। तो अपन अगर ये बोलें कि जो न्यू रिजीम की पिछली स्कीम थी और जो अभी बताई गई है उनमें क्या डिफरेंस है, तो आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर पांच स्लैब हो गए, यहाँ पे 7 स्लैब थे, और उसी हिसाब से टैक्सेशन में भी डिफरेंस आ रहा है डेफिनेटली, क्योंकि अगर पिछले साल इंट्रोड्यूस की गई न्यू रिजीम से अगर टैक्स कैलकुलेट करते थे आप, तो अगर 15 लाख की इनकम, 15 साढ़े 15 लाख की इनकम है तो उस पर वो 2.5 लाख या उसके आसपास टैक्स जाता था, जो न्यू स्कीम में लगभग 1.25 लाख के आसपास है। डेफिनेटली न्यू स्कीम में ही पिछली जो स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी उसके मुकाबले अब जो स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है वो बेनिफिशियल है। हाँ, पर ओल्ड से इसका कंपैरिजन बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि अगर हम न्यू ओल्ड स्कीम में जाते हैं तो अभी भी वही स्लैब है, 2.5 लाख तक कुछ भी नहीं, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20%, और 15 10 सॉरी यहाँ माफ करिएगा, ये 15 लाख नहीं है, ये 10 लाख रुपए हैं, तो इसको हम 10 कर लेते हैं। ये यहाँ पे 10 लाख रुपए हैं, तो इसमें ऐसा है कि अगर 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको टैक्स नहीं देना है, 2.5 से 5 है तो 5% है, और ये रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए है, मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है, ये सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए नहीं, उनके लिए 3 लाख और 5 लाख अभी भी लिमिट है ना। तो इसमें आपको क्या बेनिफिशियल मिल रहा है, अनडाउटली इसमें रिबेट 5 लाख तक ही मिलेगी, पर इसमें आपको एक सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलता था, प्रोफेशनल टैक्स का 2500 का मिलता था, चारे का डिडक्शन मिलता है, और उसके अलावा भी चैप्टर 6 में एटीसी, एटीडी, उसके अलावा कोई डिसीज है या फिर एजुकेशन लोन वगैरह है ना, हाउस प्रॉपर्टी में आप हाउस लोन का 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन ले सकते थे। तो अनडाउटली अगर अभी भी अपन कैलकुलेट करें, एक जनरल लेमैन का अगर मान लें कि उसकी 8 लाख रुपए की इनकम है, तो उसमें से 50,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन था, 2500 रुपए का प्रोफेशनल टैक्स था, जिसमें से हर व्यक्ति की एटीसी लगभग एग्जॉस्ट हो जाती थी, तो 1.5 लाख रुपए वो ले लीजिए, है ना। अगर एटीडी नहीं भी है, एजुकेशन लोन नहीं भी है, पर अगर किसी ने घर ले रखा है, ज्यादातर केसेस में जिनकी इनकम ब्रैकेट 7 लाख से ऊपर होती थी वो होम लोन लेके ही रखते थे, तो अपन उस चीज को अगर ले लें कि 50,000 रुपए का भी अगर आपको होम लोन का डिडक्शन मिल रहा था इंटरेस्ट का, तो आपकी इफेक्टिव इनकम 547,500 यानी कि 5.5 लाख या 5.25 लाख के आसपास बचती। तो आप इस तरह ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि न्यू रिजीम में जहाँ 7 लाख की रिबेट बताई गई है, आपको 1 रुपए का डिडक्शन नहीं लेना है, और यहाँ पर जहाँ पर आपकी 8 लाख रुपए भी इनकम है, पर आप डिडक्शन लेके उससे ज़्यादा इफेक्टिव टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। जिनकी इनकम इन ब्रैकेट्स यानी 7 लाख 5 लाख के ऊपर जाती है और 15-20 लाख तक जाती है, उनके लिए तो ये रिबेट का कोई सेंस ही नहीं रह जाता है। उस केस में जरूर न्यू रिजीम जो है वो ओल्ड रिजीम के ऊपर बेटर हो जाती है। बाकी जिनको फोकस देके रिबेट दी गई है 7 लाख की, तो ऐसे टैक्स पेयर जिनके पास डिडक्शंस हैं उनके लिए वो किसी वर्थ की नहीं रहती है। हाँ, न्यू एम्प्लॉयज़ जिनकी अभी अभी जॉब लगी है और जिनका सैलरी ब्रैकेट 5 to 7 लाख में है, उनके लिए डेफिनेटली न्यू स्कीम बेनिफिशियल है, क्योंकि उनके पास डिडक्शंस नहीं रहते हैं या कम रहते हैं, तो उस केस में वो 7 लाख रुपए तक की अगर उनकी सैलरी स्लैब है और उनकी सैलरी इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं की गई है जिसमें एचआरए वगैरह दिया जा रहा है, पीएफ का डिडक्शन किया जा रहा है ना, अगर उनकी सैलरी स्ट्रक्चर नहीं है तब तो उनके लिए न्यू स्कीम डेफिनेटली बेनिफिशियल है। पर अगर उनकी सैलरी इस तरह से स्ट्रक्चर है कि उसमें पहले से एचआरए भी जा रहा है, पीएफ पे कंट्रीब्यूशन भी हो रहा है या फिर एनपीएस पे हो रहा है, तो अनडाउटली वो खुद ही उनकी सैलरी को रिड्यूस कर देगी बिलो 7, तो उस केस में वो न्यूट्रल हो जाएंगे, चाहे तो ओल्ड स्कीम में चले जाएं चाहे तो न्यू स्कीम में चले जाएं। तो ये चीज़ें देखी हमने कि ओल्ड और न्यू रिजीम में क्या क्या है
है ना। तो अब देखेंगे कि इसमें क्या कुछ ऐसी खास चीज़ें हैं जो याद रखने लायक हैं, है ना। तो जैसे अपन ने बताया कि रिबेट को जो है 7 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है, यानी 7 लाख रुपए की इनकम तक भी अगर आपको अदर हेड से नहीं है, सैलरी से ही इनकम है या फिर कोई स्पेशल टैक्स वाली इनकम नहीं है, तो 7 लाख रुपए तक आप न्यू रिजीम में टैक्स बचा सकते हैं। जैसे आपने पहली स्लाइड में बताया कि न्यू रिजीम अब बाय डिफॉल्ट हो जाएगी पोर्टल में। अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं इन्फॉर्म करते हैं अपने एम्प्लॉयर को तो टीडीएस नई स्कीम के अकॉर्डिंग कटेगा। और अगर आपने एक बार इसको चूज कर लिया तो ऐसा कोई आपके ऊपर कॉम्प्लेक्सन नहीं है, कंपल्सन नहीं है कि आपको ओल्ड न्यू स्कीम में ही कंटिन्यू करना है। आप कभी भी बदल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी इनकम में पीजीबीपी की इनकम ना हो। अगर वह होती है तो एक बार लेके छोड़ने पे आप तब तक नहीं ले पाएंगे जब तक वो इनकम आपकी इनकम एग्जिस्ट करती है। ये कुछ की हाइलाइट्स थे जिसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ हम आएंगे जिसमें हम आपको अलग अलग सेक्शन के डिडक्शंस और टीडीएस के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।